नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मीडिया वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के दुख को दिखाता रहा और बीजेपी के महिमा मंडन में लगा रहा कि देखिए यह पार्टी जमीन से उठा उठाकर कार्यकर्ताओं को गद्दी तक पहुंचा रही है। लेकिन इस दरमियान चुनाव आयोग में इतना बड़ा खेल हुआ और दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी फजीहत करा ली। ईडी के साथ भी बड़ा खेल हुआ है और सब खबर अभी हम आपको बताएंगे जो आप शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन थोड़ी चर्चा वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के दुख दर्द की। बीजेपी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अचानक से ऐसे फैसले ले रहे हैं, चौंकाने वाले नाम सामने ला दे रहे हैं। दरअसल जब भी बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है तब वो चौंकाती है। दरअसल वहां इसलिए चौंकाने वाली स्थिति आ जाती है क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं उस नेतृत्व को किनारे करना होता है जो दिल्ली के लिए खतरा बनता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हो या अमित शाह को चुनौती दे देता हो। देखिए, आज आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय या फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ये सब नाम आपको चौंका सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम चौंकाया था, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम चौंकाया था। तो फिर आप चले जाएं झारखंड में रघुवर दास का नाम भी चौंकने पर मजबूर किया था। तो कोई भी चेहरा कभी भी आगे आ सकता है। इससे मतलब साफ है कि वहां के स्थानीय स्तर पर स्थापित चेहरे जो दिल्ली के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए एक कंट्रोल्ड सीएम चाहिए। कैसे उन्हें रिमोट के इशारे पर चलाया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए होता है। नहीं तो जरूरत नहीं होती है कि आप पूरे हायरार्की को ही बदल कर रखें। जो अभी राजस्थान में नाम आया भजन लाल शर्मा का, जो कभी बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी और फिर बाद में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बन गए और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। कोई अनुभव नहीं। अब ऐसे नेताओं को अगर आप गद्दी पर बिठाते हैं तो वो राजनीति के साथ लोकनीति कितनी समझ पाएंगे, यह तो समय के साथ आपको पता चलेगा। खैर, अब बात शिवराज सिंह चौहान के दुख की। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने क्या कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन कोई पद नहीं मांगूंगा, मैं दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। यह बगावत के इशारे हैं। पहले जरा इस हिस्से को सुन लीजिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन लिया आपने। अब इसके बाद जरा सा यह भी सुनिए आप कि शिवराज सिंह चौहान के लिए उनकी बहना सब रोने लगी। उन्होंने कहा कि हमने तो आपके नाम पर वोट किया था। सुनिए जरा यहाँ। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। तो सुन लिया आपने। कहीं ना कहीं यह एक चुनौती है, संदेश है कि वहां की जनता अभी भी शिवराज सिंह चौहान से कनेक्टेड है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही बातें खलती थी कि शिवराज उनसे पॉलिटिकली कैरियर में काफी सीनियर है और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 टर्म मुख्यमंत्री का पद संभाला तो जनता के बीच एक कनेक्शन हो गया। अब यह कनेक्शन क्या बीजेपी को आगे चलकर चुनौती दे सकता है या फिर चुनौती खत्म कर दी गई है, आने वाले समय का इंतजार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जैसे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में राजनाथ सिंह चिट देते हैं कि जरा नाम पढ़ दीजिए और उस वक्त अपने स्क्रीन पर देखिए, यह वीडियो देखिए, इस चेहरे को गौर कीजिए कैसे चौंक उठी हैं। चिट खोलते ही ऐसे देखती हैं। यह देखने का मतलब बताता है कि वो दुखी हैं। और जैसे उन्होंने नाम पढ़ा उसके बाद वो सीधे बेमन से मंच से नीचे उतरकर चली गई हैं।
तो वसुंधरा राजे का भी अपना दुख है। वो यहां तक तैयार हो गई थी कि हमें 1 साल का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये सारी चीजें हुई, लेकिन अब इन सब दुख के इतर यह तो सबसे बड़ा सच है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण से लेकर यादव से लेकर आदिवासी तक आपके सामने है। अब यहां पर आइए चुनाव आयोग और ईडी के साथ हुए खेल के बाद में। दरअसल आज राज्यसभा से भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल जो है वो पास करा ली गई है। जो आया था विधेयक, वो विधेयक पास करा लिया गया है। अब यहां पर सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री की जगह होगी सीजेआई की जगह पर। सरकार 2-1 से फैसला हर वक्त करने के लिए यहां स्वतंत्र हो जाएगी। विपक्ष लाख मना करते कि हमें यह आयुक्त गड़बड़ लग रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो मोदी जी कहेंगे मैं तय करूंगा, मेरा मंत्री तय करेगा, कोई और तय नहीं करेगा। यह अब एकदम साफ हो गया है। और इस बिल में एक नई बात जोड़ी गई है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, लल्लन टॉप ने जानकारी दी है कि इस बिल में अब चुनाव आयुक्त भी कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाएंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विधेयक में एक नया क्लॉज 15A जोड़ा गया है। यह निर्देशित करता है कि आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सीईसी और ईसी के खिलाफ किसी भी तरह की सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्जुन राम मेघवाल ने आगे कहा कि संशोधित विधेयक में प्रारंभिक खोज समिति की संरचना में भी बदलाव किया गया है। यानी कि जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होंगे, मतलब ड्यूटी पर होंगे, चुनाव आयोग के आयुक्तों पर कोई आरोप लगता है तो उन पर कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अब आप इससे समझ सकते हैं, एक तो मनपसंद चुनाव आयुक्त मिलेगा जो सत्ता के करीब होगा, और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपके सांसद, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बड़ी बात कही कि आपने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कल को संबित पात्रा भी मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। जरा सुनिए यहां। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो सुन लिया आपने, संबित पात्रा की चर्चा इसलिए हुई, जरा ट्वीट देख लीजिए, उन्हीं के वीडियो का अंश है। ये एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जो चुनाव आयोग को एक यस मैन, पार्टी मैन बना सकती है। मान लीजिए कल को बीजेपी संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, तो सोचिए वो कितने खतरनाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबित होंगे। यह सुनते ही जया बच्चन जो वह उस वक्त चेयर पे होती हैं वो हंस पड़ती हैं। इसके इतर राघव चड्ढा ने जो सुझाव दिए हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए जिसमें निष्पक्षता आ जाए, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसका वीडियो में नहीं सुना रहा हूं, मैं सीधे पॉइंट बता देता हूं। आपने लिखा है, अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती है, सीजेआई को समिति से हटाना चाहती है, तो मैं 3 सुझाव देता हूं। पीएम और लीडर ओपोजिशन की 2 मेंबर कमेटी ही मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे। दूसरा पॉइंट, 5 मेंबर कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता और सीजेआई हो। जो नाम लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाए वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाए। अगर बीजेपी एक भी सुझाव स्वीकार कर लेगी तो पूरा सदन बिल का समर्थन करेगा। विपक्ष को इस बिल के चलते वॉकआउट भी करना पड़ा, क्योंकि कोई इनके पास विकल्प बचा नहीं था। सरकार के पास पूरी ताकत है, उन्होंने इस विधेयक को भी अपने दम पर पास करा लिया है और अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून की शक्ल यह ले लेगा। तो चुनाव आयोग में खेल हो गया है। अब बात हमने ईडी की थी, तो ईडी का भी मतलब समझ लीजिए। आज ईडी के साथ खेल यह हुआ है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो इंतजार कर रहे थे
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर के बगल से सीधे तौर पर गुजरते हुए निकल गए। उनका काफिला गुजर गया। ईडी को लगा कि मुख्यमंत्री यहीं आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर ली गई, पुलिस की तैनाती हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से चलते बने। जरा हेडलाइन देखिए, यहां क्या लिखा जा रहा है। झारखंड ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया हेमंत सोरेन का काफिला, चिट्ठी लेकर सीएम आवास से आया डाकिया। यहां पर ब्रीफिंग में भी कहा गया है कि आज सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए जाना था। सोमवार की दोपहर सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से निकले। सीएम के निकलते ही ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन सीएम का काफिला ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया और थोड़ी देर बाद डाकिया पहुंच गया। इंफॉर्मेशन क्या था उसमें? डाकिया ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन था वो आप दैनिक भास्कर के हेडलाइन को देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहां पर दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा, इंतजार करती रही ईडी, नहीं पहुंचे सीएम। हेमंत सोरेन ने ईडी के पास भेजी चिट्ठी, पूछा आरोपी की तरह बुला रहे हैं या जांच में सहयोग के लिए। यह तो फजीहत नंबर 1 है कि ईडी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, तो सीएम हेमंत सोरेन भी उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और अपने आप में अनोखा मामला, छगन भुजबल जो शरद पवार के पार्टी से बगावत करके अजित पवार के साथ मिले और भाजपा से हाथ मिला बैठे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, ईडी ने केस कर रखा था। सारे मामले को एक झटके में ईडी ने समेट दिया है। ईडी ने ऐसे समेटा है कि अब याचिका जो लगाई गई थी उन्हें खुद मिल नहीं रही है, कोर्ट के सामने केस खारिज करवा लिया गया है। लल्लन टॉप की रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर आप देखिए, आप चौंक जाएंगे। यहां हेडलाइन में लिखा हुआ है, ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस लिया वापस, 5 महीने पहले शरद पवार से बगावत कर बने थे मंत्री और उनके भतीजे के खिलाफ भी याचिका वापस ले ली गई है। लिखा हुआ है, एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ ईडी ने याचिका वापस ले ली है। अब इस संबंध में यह देख लीजिए कि क्यों वापस ली है। इसमें लिखा गया है, भुजबल के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में 2018 में ही एक याचिका दायर की और भुजबल को मिली छूट को चुनौती दी थी। इस साल सितंबर और अक्टूबर में जब 2018 में दायर की गई ये याचिका सुनवाई के लिए आई तो ईडी ने तुरंत अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है जो उसने भुजबल और उनके भतीजे के खिलाफ दायर की थी। 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील हर्ष देधिया हाईकोर्ट पहुंचे और याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस RN लड्ढा ने इसकी अनुमति दे दी और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। तो समझ गए आप, यहां पर सहूलियत की जो सियासत होती है वो सियासत बहुत गजब होती है। ईडी विपक्ष के नेताओं को तो खूब परेशान करती है। भुजबल विपक्ष में होते तो अभी तक जेल में होते, लंबे समय तक के लिए सलाखों के पीछे होते। सत्ता से हाथ मिला बैठे, याचिका गुम हो गई और वो बरी हो गए। तो भैया देश में वसुंधरा शिवराज के दुख से ज्यादा देश की जो व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका दुख तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब वही दुख है, चुनाव आयोग में खेल हो गया और ईडी अपने आप में खेल कर रही है, तो दोनों तरफ से झटका ही झटका है। तो इंतजार कीजिए, आने वाले समय में और क्या बड़ा बड़ा तमाशा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।